नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब आज अपन बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति, यानी कौन से जिले को क्या कहा जाता है, कौन से एरिया को क्या कहा जाता है, कितनी सीमा टच कर रही है, पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और कौन से यानी जो अपने जैसे डूंगरपुर पांचवा प्रतापगढ़ होता है उस एरिया को क्या कहा जाता है, पाली नागौर सीकर झुंझुनू होता है उसको क्या कहा जाता है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, तल्ली क्या होती है, थल्ली क्या होती है, बागड़ क्या होती है, बांगड़ क्या होती है, मरू क्या होता है, मेरू क्या होता है, पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। तो उससे पहले आपको बता दें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के अंतर्गत जो अपने जीके के जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी चर्चा करेंगे। जीके के जो टोटल जो टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 14 टॉपिक दे रखे हैं। तो आज अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिए और अपने संडे की संडे एक टॉपिक है वो अपन क्लास लेंगे उसे संडे की संडे, और अच्छी तरह है जो आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आप स्टडी करते रहना। और जैसे कोई वैकेंसी आएगी तो आपको उससे पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से और पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल अपन धीरे धीरे अपन है वो अपना सिलेबस जारी रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, एक तो होता है बागड़, एक तो होता है दोस्तों बागड़ होता है। क्या होता है? एक तो होता है बागड़ होता है और एक होता है बांगड़ होता है। बांगड़ होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बागड़ और बांगड़ क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं बागड़ की बात करते हैं। अपने यहाँ पे देखिए राजस्थान की जो शेप होती है पतंगाकार होती है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था टीएच हैंडले ने बताया। किसने बताया था? टीएच जो हैंडले थे उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि राजस्थान की जो आकृति होती है किस पतंगाकार आकृति होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे जो ये राजस्थान दिया गया है, यहाँ पे होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ होता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे होता है वो छप्पन का मैदान होता है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। और यहाँ इसके बाद छप्पन की जो पहाड़ियाँ होती है वो होती है दोस्तों, ध्यान रखना, बाड़मेर में होती है। कहाँ पे होती है? छप्पन की जो पहाड़ियाँ होती है वो होती है बाड़मेर में होती है। ध्यान रखना कहाँ पे होती है दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो छप्पन की जो पहाड़ियाँ होती है वो बाड़मेर में होती है, छप्पन का पर्वत होता है वो उदयपुर में होता है, छप्पन का मैदान होता है वो होता है अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा में होता है। ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में अपन जो पॉइंट है उस पर आते हैं, बागड़। ध्यान रखना, बागड़ जो बोली जाती है डूंगरपुर पांचवा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बागड़ बोली जाती है। यहाँ पे वाला जो नीचे वाला क्षेत्र राजस्थान के नीचे नीचे दक्षिण वाला भाग, वहाँ पे डूंगरपुर पांचवा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र वहाँ पे बागड़ बोली जाती है। और देखिए दोस्तों, बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग को बागड़ी बोली जाती है, जिसमें डूंगरपुर पांचवा प्रतापगढ़ शामिल है। आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी है। अब इसके बाद में आता है बांगड़ क्या होता है। बांगड़ क्या होता है? बांगड़ होता है अपनी जो पाली, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान है तो यहाँ पे होता है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र होता है, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र होता है उसे बांगड़ कहा जाता है। और इसकी जो बिंदु है वो टूटने के बाद में सीधी नीचे यहाँ पे आ जाती है दक्षिण में, तो वो बागड़ कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित होती है तथा जिसका विस्तार होता है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है बांगड़ कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात और बता दें, यहाँ पे जो अपने सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियाँ पाई जाती है, वहाँ पे कौन सी नदी यहाँ पे पाई जाती है? अपनी कांतली नदी पाई जाती है। कौन सी नदी पाई जाती है दोस्तों? कांतली नदी पाई जाती है। जो उसका जो उद्गम होता है वो होता है अपने कहाँ से? सिक्कर से होता है, खंडेला की पहाड़ी होती है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और झुंझुनू होता है उसको दो भागों में काटते हुए जो चूरू की सीमा होती है, चूरू और चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। चूरू और बीकानेर में, ध्यान रखना ये बहुत बात है, चूरू और बीकानेर में कोई भी नदियां नहीं बहती है। इसकी जो टोटल कांतली नदी होती है इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो होती है 100 किलोमीटर होती है। यहाँ पर गणित सभ्यता स्थित है जिसे ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं थल्ली क्या होती है। तल्ली क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे इस प्रकार से बन जाती है। ये जो बालू स्थूल होते हैं, ये देखिए इसे तो कहा जाता है थल्ली कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है उसे तो थल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थल्ली कहा जाता है। और जो बालू स्थूल होते हैं इनकी जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है तल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तल्ली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऊंचे उठे हुए भाग है, ये जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं तो उसे तो कहा जाता है थल्ली कहा जाता है। भाग वो थल्ली कहा जाता है जिसमें शामिल बीकानेर और चूरू होता है। यहाँ पे बताया भी गया बीकानेर और चूरू है, जो वहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। और तल्ली की पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्थूल, ये बालू स्थूल है। इनकी जो स्थूल के मध्य, ये जो मध्य वाला जो भाग होता है, ये देखिए दोस्तों, ये मध्य वाला जो भाग है यहाँ पे दिया गया, मध्य वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है तल्ली या पलाया कहा जाता है। पलाया क्या होती है? झील होती है। पलाया झील होती है, पलाया झील होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो बालू स्थूल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के जो बालू स्थूल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी प्रकार के बालू स्थूल जोधपुर में ही पाए जाते हैं। आपको बाद में इसकी पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं राठी क्या होता है। राठ क्या होता है? देखो, राठी होती है अपनी जो बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे देखिए राजस्थान की शेप होती है तो ये बीकानेर, यहाँ पे आपको पता होगा, ये देखिए राजस्थान की शेप है। यहाँ पे आता है श्रीगंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है, इस प्रकार से आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक गाय भी पाई जाती है, राठी, जो एक गाय पाई जाती है जिसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और कामधेनु नदी भी होती है। कौन सी नदी होती है? चंबल नदी होती है। चंबल नदी होती है उसे कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक कामधेनु गाय होती है उसे राठी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बताया गया 25 सेमी। ध्यान रखना, राजस्थान की जो है इस प्रकार से राजस्थान होता है। तो ये मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है इसको 25 सेमी, यानी इसको 25 सेमी होता है। 25 सेमी यानी 0 से 25 सेमी होता है उसे सूक्ष्म मुस्तल क्षेत्र कहा जाता है। और 25 से 50 सेमी होता है उसे अर्ध सूक्ष्म मुस्तल क्षेत्र कहा जाता है। तो सूक्ष्म मुस्तल क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये। तो देखिए 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है, जिसमें शामिल प्रदेश होता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल होती है। यहाँ पे पूरा बताया गया, मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर इसके बाद में राठ वाला होता है जयपुर, अपने जो अलवर वाला जो क्षेत्र होता है, अलवर और जयपुर के जो कोटपुतली वाली जो तहसील होती है तो वहाँ पे यादव जाति, यानी जो यादव जाति होती है, यदुवंशी होते हैं, वो क्या होता है प्रदेश सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसे राठ या आहिरवाटी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आपको बात करना है माल की, माल क्या होता है। देखिए दोस्तों, अपने जो कोटा, बूंदी, बारां, जालवाड़ा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, जो सोइल पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? ब्लैक सोइल होती है। कौन सी होती है? ब्लैक, BLAC के ब्लैक जो सोइल होती है, तो उसकी जो उपजाऊ होती है वो अच्छी होती है, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उसलिए जो कि उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो अपन को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, इसलिए वहाँ के कोटा, बूंदी, बारां, जालवाड़ा वाला क्षेत्र होता है उसे माल या हड़ौती वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मालू क्या होता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं मालू क्या होता है। मालू होता है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र, मध्य प्रदेश मालू की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है तो अपने राजस्थान को कौन सा टच करता है? राजस्थान को करता है तो प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ वाला क्षेत्र होता है ये क्या होता है? MP को टच करता है, यानी MP वाला जो क्षेत्र होता है वो माल, MP के मालू पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में, देखिए दोस्तों, प्रतापगढ़ और कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो क्षेत्र होता है वो मालू कहलाता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में अपना आता है शेखावटी और तोरावटी क्या होता है। ध्यान रखना, शेखावटी एक तो होता है, ये राजस्थान है तो शेखावटी
सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला जो क्षेत्र होता है वो शेखावटी के अंतर्गत कहा जाता है। यहाँ पे जो कुआ पाया जाता है, कच्चे में जो पक्के कुएं पाए जाते हैं, उन्हें जोड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जोड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे होता है सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो जिले होते हैं वो 3 होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से आते हैं? सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है। ठीक है, इसके बाद में तोरावटी। अब बात करें तोरावटी, तोरावटी तोरावटी के अंतर्गत आता है सीकर और झुंझुनू वाला जिला होता है। सीकर और झुंझुनू वाला जिला होता है और कांतली नदी का अफवाही क्षेत्र, जो कांतली नदी है मैंने आपको बताया था अभी पहले, कांतली नदी होती है वो कहां से बहती है? सीकर, यानी खंडेला की पहाड़ी होती है सीकर, वहां से बहती है। इसकी जो प्रवाही जो क्षेत्र होता है उसको तोरावटी के नाम से जाता है। इसमें जो जिले आते हैं वो आते हैं सीकर और झुंझुनू वाला क्षेत्र होता है वो तोरावटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया। इसके बाद में आता है मरु क्या होता है, मेरू क्या होता है। ध्यान रखना दोस्तों, मरु और मेरू दोनों में अंतर होता है। मरु तो कहा जाता है कि जो राजस्थान के जो पश्चिमी वाला ये अपने क्या होता है, ये राजस्थान है, तो इसका जो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये पश्चिमी वाला जो क्षेत्र होता है वो तो मरु के नाम से जाना जाता है। जबकि मेरू के नाम से जाना जाता है जो अरावली आती है, ये राजस्थान है। तो यहाँ पे जो अरावली आती है, अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मध्य अरावली एक तो होती है कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर ये देखिए राजस्थान है तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये अरावली आती है, ये उत्तरी अरावली होता है, ये मध्य अरावली होता है, ये दक्षिणी अरावली। देखिए दोस्तों, आप अगर आप राजस्थान जी के पढ़ रखे हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा पूरी डिटेल से यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास। अब बात करते हैं मेरू, आपको बता दिया मेरू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया मेरू अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीन भौतिक प्रदेश कहलाता है। ठीक, अब आता है मत्स्य संघ क्या होता है, मत्स्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मत्स्य संघ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मत्स्य संघ। राजस्थान एकीकरण के, राजस्थान का जो एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण था उसके 7 चरण थे। टोटल कितने चरण थे? 7 चरण। उसके पहले जो चरण का नाम दिया था के एम मुंशी। कौन दिया था? के एम मुंशी है, उनके द्वारा क्या दिया था? राजस्थान एकीकरण की जो मत्स्य संघ है उसका प्रथम चरण उसका नाम दिया था मत्स्य संघ दिया था के एम मुंशी के कहने पर। मत्स्य संघ की जो स्थापना, जो इसका उद्घाटन होता है वो, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 मार्च 1948 में हुई थी। इसमें जो आने वाले जिले होते हैं वो आते हैं अलवर आता है, भरतपुर आता है, करौली आता है और धौलपुर आता है। ये जो 4 जिले होते हैं वो A B C D, ये जो 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ये रियासतें हैं, ध्यान रखना, रियासतें इसके अंतर्गत 4 रियासतें आती है। टोटल जो रियासतें होती है वो 19 रियासतें होती है। कितनी रियासतें होती है? 19 रियासतें होती है। और जो ठिकाने होते हैं 3 ठिकाने होता है। एक ठिकाना होता है कहाँ पे होता है? अपने अलवर में होता है, निमराना अलवर में होता है। दूसरा होता है लावा टोक में होता है, एक होता है कुशलगढ़ होता है, बांसवाड़ा में होता है। ये 3 ठिकाने होता है। एक इसमें जो ठिकाना होता है वो अलवर में होता है। ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में आता है इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी? जो अलवर को राजधानी, सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी अलवर को ही बनाई थी। और इसके जो राजप्रमुख थे वो थे धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मत्स्य संघ हो गया। इसके बाद में, और ये देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ के अंतर्गत एक वो भी था, केंद्र प्रदेश राज्य था, वो था अजमेर मेवाड़ा में था। ठीक है, अब बात करते हैं मत्स्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मत्स्य क्या होता है। ऐतिहासिक जनपद अलवर के जो दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग को मत्स्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी थी बेराट। बेराट कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। बेराट कहाँ पे होता है? जयपुर में। बेराट की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है जयपुर में। फिर इसके बाद में आ जाता है मेवात क्या होता है, मेवल क्या होता है, मेवात क्या होता है। अलवर और भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति अधिकतम पाई जाती है। जो अपने ये वाला जो क्षेत्र होता है अलवर और भरतपुर, ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दी जाती पूरे। तो अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है मेवात कहा जाता है। मेवल कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो मध्य पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पे डूंगरपुर होता है, यहाँ पे बांसवाड़ा होता है। यहाँ पे जो पहाड़ी वाला सबसे डूंगरपुर, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। जो यहाँ पे पाई जाती है भील जनजाति, आपको पता है यहाँ पे जो बागड़ी बोली जाती है, यहाँ पे भील जनजाति भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसके बाद में आता है बीड़ के, एक तो होता है बीड़ क्या होता है और एक होता है बीहड़ क्या होता है। झुंझुनू क्षेत्र के जो चारागाह जो भूमि होती है, झुंझुनू के क्षेत्र के झुंझुनू वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो चारागाह जो भूमि होती है उसे कहा जाता है बीड़ कहा जाता है। और बीहड़ कहा जाता है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाला जो प्रवाही क्षेत्र होता है उसे बीड़ या डांग कहा जाता है। जिसे यहाँ पे चंबल नदी, यहाँ से अपने क्या होता है मध्य प्रदेश, यहाँ पे MP से जनाऊ की पहाड़ियाँ होती है, वहाँ से अपने क्या होती है अपने चंबल नदी निकलती है और राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें प्रवेश करती है। राजस्थान की 84 होता है, वहाँ से क्या होती है, यहाँ से प्रवेश कर जाती है। और यहाँ से जो प्रवाही जिले होते हैं वो यही होते हैं अपने। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं इसको क्या होता है, इसको अवनालिका, यानी अवनालिका प्रदन सबसे सर्वाधिक होता है, यहाँ पे प्रदन होता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक। ये क्वेश्चन है अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से मैं भी पूछा गया था। और इसके बाद में आता है बोराट क्या होता है, बोमट क्या होता है। एक तो होता है बोराट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बोराट और बोमट के बारे में अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो आया था। एक होता है बोमट क्या होता है, बोराट और बोमट क्या होता है, इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो बोराट होता है उदयपुर, यहाँ पे उदयपुर में, ध्यान रखना, उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर में होती है गोकुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर और गोकुंदा, यहाँ पे होता है बोराट, ध्यान रखना। अपन बात करते हैं गोकुंदा की पहाड़ियाँ। यहाँ से गोकुंदा की पहाड़ियों से जो एक नदी निकली थी, कौन सी नदी? बेडस तथा आयड नदी निकली थी। बेडस तथा आयड नदी होती है, एक होती है उदय सागर जो झील होती है उसका उद्घाटन किया था उदय सिंह ने किया था। उससे पहले तो उसे आयड नदी के नाम से जाना जाता है, इसमें गिरने के बाद में उसे बेडस नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके दो नाम थे, आयड और बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। तो अपनी जो बोराट होता है उसकी जो अपने उदयपुर की में पाई जाती है गोकुंदा की पहाड़ियाँ और अपने राजसमंद में पाई जाती है कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, उनके जो मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है बोराट कहलाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो ऊंचा पठार होता है, 1225 मीटर ऊंचा होता है, तो ये दूसरा पठार होता है। फिर क्या मतलब बोमट क्या होता है, ध्यान रखना। अब आता है बोमट क्या होता है। बोमट होता है उदयपुर के दक्षिण वाला भाग, उदयपुर है उसका दक्षिण वाला भाग, और डूंगरपुर के जो मध्य वाला भाग होता है उसे बोमट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदयपुर है, ये उदयपुर है, ये डूंगरपुर है। तो उदयपुर का ये दक्षिण वाला भाग और डूंगरपुर के मध्य वाला जो भाग होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, बोमट कहलाता है। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके बाद में अपना जो लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप 10 पॉइंट आपको मैंने बताया, अच्छी तरह आप याद कर लेना। और इसके बाद में ये टॉपिक तो पूरा करवाएंगे, और अपने जो अगला जो संडे है उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा और तो पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के अनुसार ही आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आपको इसी प्रकार से नए वीडियो आपको अपलोड आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, ऐसी नई क्लासें पाने के लिए और ऐसी छोटी और देखिए दोस्तों अपन पूरी डिटेल से आपको पूरी सिलेबस के हिसाब से पूरा पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसी कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए और एग्रीकल्चर से संबंधित, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक जारी कर दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट है अभी उसमें टाइम लगेगा, तो वैसे ही कोई जारी कर दी जाएगी तो आपको उसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। ओके दोस्तों, ऐसी कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।